अस्सलाम वालेकुम। थ्योरी की पिछली वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 12 का इंट्रोडक्शन लिया था और उसके अंदर देखा था कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे और साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स थी जिसके अंदर हमने ये बोला था कि ये जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं ये प्री रेक्विजिट्स हैं हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ने के लिए, यानी कि वो उनमें से कुछ चीज़ें जो है वो या फिर उनमें से कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो इस वाली वीडियो के अंदर या फिर इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर इस्तेमाल होंगे। और दूसरा वो जो हमारे पास टर्म्स थी उनके मदद से या फिर उन्हें पढ़ने के बाद जो हमारे पास वेव्स हैं उन्हें समझने में जो है वो आसानी होती है, यानी कि सारी चीज़ें जितनी वेव्स को बनाती हैं या फिर जो वेव्स के कंपोनेंट्स होते हैं, वेव लेंथ हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई, टाइम पीरियड हो गया, इसके अलावा कुछ ऊपर थोड़ी बहुत डेफिनेशंस थी कि पीरियोडिक मोशन क्या होती है, वाइब्रेशन क्या होती है। तो ये सब चीज़ें मदद करती हैं वेव्स को समझने में और साथ ही साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर भी आ रही होती हैं। तो उस वीडियो के अंदर हमने वो सब चीज़ें डिस्कस की थी। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन का है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, इसकी कंडीशंस क्या हैं और साथ ही साथ इसकी जो एग्जांपल्स है हमारे पास सिंपल पेंडुलम जो कि मोशन परफॉर्म करता है और उसकी जो मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। ये चीज़ हमने जो है वो देखनी है। और साथ ही साथ सबसे आखिर में एक और सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही एग्जांपल है जो कि स्प्रिंग है, यानी कि स्प्रिंग ये वाला कि जो इस तरह से अटैच्ड हो और इसके आगे एक मास लगा हो और ये जो मास है अगर इसको हम लोग सस्पेंड करें या फिर थोड़ा सा जो है वो एक्सटेंड करें और छोड़े तो ये जिस तरह की मोशन परफॉर्म करेगा वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होती है। तो ये भी इस वीडियो के अंदर देखेंगे हम लोग और ये वाली जो चीज़ है एक सिंपल पेंडुलम की जो एग्जांपल है वो भी इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। बुक के अंदर जो इसकी तरतीब है वो थोड़ी सी चेंज है, यानी कि स्प्रिंग को उन्होंने पहले रखा हुआ है और फिर उसके बाद जो सिंपल पेंडुलम को डिस्कस किया हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे जो है वो इसकी तरतीब चेंज कर दी, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद डायरेक्ट सिंपल पेंडुलम को रख दिया और फिर सबसे आखिर में जो है वो हम लोग स्प्रिंग को डिस्कस करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास दो टॉपिक्स हैं ऊपर वाले, सिंपल हार्मोनिक मोशन और साथ ही साथ जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, ये जो अभी 2021 के लिए रिड्यूस सिलेबस निकाला गया है उसके अंदर ये दो टॉपिक्स इंक्लूड हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर ये पूछ रहे होते हैं कि रिड्यूस सिलेबस को फॉलो किया जाए या फिर आप किस चीज़ को फॉलो कर रहे हो। तो भाई मैं रिड्यूस सिलेबस को तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि जब ये चैनल शुरुआत में बनाया गया था सबसे पहले 2017 के अंदर इसे मैंने स्टार्ट किया था, तो उस वक्त भी जो इंटेंशंस थी और फिर बीच में गैप आ गया था, तो फिर पिछले साल से जो है वो दोबारा प्रॉपर से स्टार्ट किया है। तो जो इंटेंशंस थी इसे बनाने की इस चैनल को वो ये थी कि कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम किया जाए और नॉलेज को जो है वो शेयर किया जाए, जो कि हमारे सिंध बोर्ड के अंदर ना होने के बराबर है। हमें पता है कि जिस तरह की तालीम, जिस तरह से तालीम जो हमें दी जा रही है वो कैसे है। टीचर आते हैं और टॉपिक की यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे और बोलेंगे कि ये मेरे नोट्स हैं और मैंने जो है इसको प्रॉपर एक आंसर के अंदर लिख दिया है, आप इसे सेम एज इट इज़ याद कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेंगे कि उसे ट्रांसलेट कर देंगे उर्दू के अंदर। ज़्यादातर जगहों पे अच्छे भी हैं टीचर जो कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करवाते हैं या फिर जो नॉलेज भी शेयर करवाते हैं, लेकिन फिर भी इस बात पे जो है वो शर्त लगा लो कि आधे से ज़्यादा 50 बल्कि 80% तक जो टीचर हैं उन्होंने कभी भी टेक्स्ट बुक खोल के जो है वो नहीं पढ़ाया होगा। आप देख लेना अक्सर जगहों के ऊपर काफ़ी सारे स्कूल अच्छे भी हैं, लेकिन एवरेज की बात चल रही है कि एवरेज जगहों के ऊपर क्या होता है, या तो गाइड बुक से वो आपको सिर्फ जो सवाल आएंगे 10 ईयर के अंदर या फिर पेपर के अंदर वो आपको पढ़ के सुना देंगे, उर्दू में उनका मतलब बता देंगे, कॉन्सेप्ट्स नहीं बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेशर है, अगर बोलें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रेशर है, वो टीचर आया उसने बोला कि भाई आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रेशर है, अपने नोट्स दे दिए या फिर गाइड खोल दी और बता दिया कि प्रेशर जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया के इक्वल होता है, इसका फॉर्मूला जो है वो F/A है और जो इसकी यूनिट है वो ये है, बस ख़त्म। आप इसे जो है वो रट लो। ये एज अ जनरल बता रहा हूँ, मतलब सारे टॉपिक्स के साथ वो ऐसे ही करते हैं कि आते हैं टॉपिक की हेडिंग जो है वो लगाई और बोला कि ये मेरे नोट्स हैं, इससे जो है याद कर लेना, उसको ट्रांसलेट कर दिया और फिर आप वही चीज़ जो है वो कॉपी पेस्ट कर देते हो एग्ज़ाम के अंदर और आपके फुल नंबर आ जाते हैं। तो ऐसे नंबर लेने का
क्या फ़ायदा, मतलब ऐसे करके रट के या फिर उसे जो है वो कॉपी पेस्ट करके एग्ज़ाम के अंदर आपके नंबर आ भी गए तो क्या फ़ायदा नंबर का। नंबर्स और जो हमारे पास ग्रेड सिस्टम है ये भी एक बहुत ही ख़राब किस्म का कॉन्सेप्ट है और ये अच्छा खासा जो है वो राइज हो चुका है हमारे माशरे के अंदर कि हम कामयाब सिर्फ उस शख्स को समझते हैं कि जिसके ग्रेड्स आए हुए हों, यानी कि उसने टॉप किया हुआ हो और या फिर उसने जो है वो अच्छी खासी परसेंटेज हासिल की हो, 90% 80% अगर उसके नंबर होंगे तो हम बोलेंगे कि यार ये बंदा जो है ये बड़ा कामयाब है, मतलब इसने बहुत ज़्यादा जो है वो पढ़ा है, भले ही उसके कॉन्सेप्ट जो है वो ज़ीरो हो। ऐसी स्टडी का या फिर ऐसे परसेंटेज का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मेरा ओपिनियन लो इन सब चीज़ों के ऊपर, यानी कि परसेंटेज और ग्रेड सिस्टम के ऊपर कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आना, तो मेरे हिसाब से जो है ये सब चीज़ें निकाल देनी चाहिए, ख़त्म कर देनी चाहिए। ये सब सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों ने स्टूडेंट्स को तालीम के हुसूल से भटका रखा है, यानी कि वो कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं आते, ना ही नॉलेज की तरफ जाते हैं। वो बस इस रेस के अंदर लगे हुए कि किसी तरह से जो है वो फर्स्ट आ जाए, किसी तरह से जो है परसेंटेज अच्छी आ जाए, एग्ज़ाम जो है वो पास हो जाए बस। इसकी एग्जांपल हम लोग इस तरह से ले सकते हैं कि फ़र्ज़ करो कि एक बच्चा है आपका, या तो भतीजा है या फिर रिश्तेदार है, आप चाह रहे हो कि वो आपके पास आए और आपके पास आके बैठे, आपसे जो है वो प्यार वगैरह करे, तो आपने उसको बुलाया। अब उसका दिल नहीं कर रहा आने का, लेकिन आप जो उसको बुला रहे हो और वो मना कर रहा है कि भाई नहीं मैं नहीं आ रहा। अब आप क्या करो कि जेब से एक लॉलीपॉप या फिर एक टॉफ़ी जो है वो निकाल लो और यूं वेव करो उसके सामने कि यहाँ आओगे तो ये मिलेगा। तो क्या होगा कि वो बच्चा भागता हुआ आ जाएगा। अब आपका क्या ख्याल है यहाँ पे कि वो जो बच्चा है उसका दिल कर रहा था तब वो आपके पास आया या फिर लॉलीपॉप की वजह से आया? तो जाहिर सी बात है कि लॉलीपॉप की वजह से आया। उसे आपके पास बैठने से कोई गर्ज नहीं है, वो आएगा लॉलीपॉप लेगा, जब तक चलता रहेगा वो बैठेगा और भाग जाएगा। तो हमारे साथ भी यही हो रहा है बिल्कुल कि हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड और अच्छी परसेंटेज का लॉलीपॉप दिखा के तालीम दी जा रही होती है कि बोल रहे होते हैं कि अगर पढ़ोगे तो आपको फर्स्ट पोजीशन मिलेगी या फिर इतनी परसेंटेज मिलेगी या फिर इतनी परसेंटेज मिलेगी। अगर ये जो बंदा है लॉलीपॉप की बजाय कुछ ऐसा करता कि जिससे उस बच्चे के दिल में मतलब ये पैदा होता कि यार मैं इसके पास जाऊँ, इससे प्यार करूँ, मतलब कुछ ऐसी चीज़ करता, तो यहाँ पे भी ऐसी चीज़ हो सकती है कि मतलब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड को हटा दो और इस तरह का तालीमी निज़ाम जो है वो राइज करो, इंट्रोड्यूस करवाओ कि जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो दिल से आके पढ़ें। और वैसे भी आप खुद भी कर सकते हो कि यार परसेंटेज ना भी लो, फर्स्ट ना भी आओ, आपके पास अगर नॉलेज हुई तो आप कभी भी मार नहीं खा पाओगे। अगर सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज हुई, नॉलेज ना हुई और कॉन्सेप्ट ना हुए तो मार खा जाओगे। यानी कि एंट्री टेस्ट वगैरह जब होते हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की, या फिर चलो यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो भी गया तो आगे जो पढ़ाई होती है वो सारी की सारी कॉन्सेप्चुअल होती है। वहाँ पे क्या करोगे? तो दो चीज़ें हो सकती हैं, आप कॉन्सेप्ट्स और नॉलेज को साथ साथ लेके चलते हुए एग्ज़ाम भी पास कर सकते हो, परसेंटेज भी ले सकते हो। परसेंटेज लेना या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड आना कोई बुरी बात नहीं है। अब चूँकि ये राइज हो चुका है हमारे माशरे में कॉन्सेप्ट, तो आप इससे भी जो है वो लेके चल सकते हो, दोनों चीज़ों को साथ भी लेके चल सकते हो। अगर सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के पीछे भागना है या फिर परसेंटेज के पीछे भागना है तो ये सरासर जो है वो गलत कॉन्सेप्ट है। यानी कि कॉन्सेप्ट्स और नॉलेज भी लेते रहो और ऐसी टेक्निक्स भी इस्तेमाल करो, यानी कि स्मार्ट स्टडी करो कि जिससे आपकी परसेंटेज वगैरह भी आ जाए और ग्रेड्स भी आ जाए। जैसे ये जो हमारे पास रिड्यूस सिलेबस इन्होंने दिया है, अब हमें पता है कि एग्ज़ाम के अंदर सिर्फ यही चीज़ आएगी, यानी कि इन्हीं में से आएगा पेपर। तो एग्ज़ाम के लिए आप इसको तैयार ना करो, लेकिन कॉन्सेप्ट और नॉलेज के लिए जो है उसको ले लो। अगर आपको लगता है कि ये जो है वो आपको आगे फ़ायदा पहुंचाएगा, मेरे हिसाब से तो पहुंचाएगा। और जितने भी मज़ीद हमने रिड्यूस सिलेबस से हट के टॉपिक्स किए हैं वो भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं आपकी आगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर या फिर यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर जब आप लोग जाओगे तो वहाँ भी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन से और फिर हम लोग बढ़ेंगे आस्ते आस्ते इन दोनों चीज़ों के ऊपर। जी, तो ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। फिर इसकी जो है वो हमारे पास कंडीशंस हैं। ये जो डेफिनेशन है बेसिकली इसी कंडीशन को यूज़ करते हुए हमने बनाई है, और साथ ही साथ जो ये हमारे पास चीज़ है ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसी मोशन है, इसके अंदर सबसे पहले तो जो हमने पिछली वीडियो के अंदर
कुछ टर्म्स इस्तेमाल की थी वो सारी की सारी यूज़ होंगी। यहाँ पे ये जो हमारे पास टर्म है ये उसी वीडियो के अंदर हमने डिस्कस की थी सबसे पहली वाली इसकी वीडियो के अंदर कि जिसके अंदर टर्म्स यूज़ कर रहे थे तो वाइब्रेटरी मोशन कुछ पहले दूसरे तीसरे नंबर के ऊपर आई हुई थी। तो वाइब्रेटरी मोशन यहाँ पे जो है वो इस्तेमाल हो रही है। इसके अलावा कुछ पिछले चैप्टर्स से भी हमारे पास चीज़ें आई हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे इनर्शिया है। तो ये न्यूटन का सेकंड या फर्स्ट लॉ था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ था जिसके अंदर इनर्शिया का कॉन्सेप्ट जो हमने देखा था। इसके अलावा इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो हमने चैप्टर नंबर 10 के अंदर डिस्कस की थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के अंदर, कि इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो क्या होती है, और ये सब चीज़ें जो इसके अंदर इस्तेमाल होंगी। ये जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है बेसिकली एक ऐसी टाइप है वाइब्रेटरी मोशन की, जैसे कि डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है कि ये हमारे पास टाइप होती है वाइब्रेटरी मोशन की कि जिसके अंदर जो बॉडी मूव कर रही है, वाइब्रेटरी मोशन मतलब कि जिसके अंदर बॉडी जो है वो टू एंड फ्रो मूव करे, यानी कि वाइब्रेट करे किसी फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द। ये हमने उस वीडियो के अंदर देखा था। तो ऐसी वाइब्रेटरी मोशन कि जिसके अंदर एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, कि जो जिसके अंदर जो बॉडी वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है उसकी जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा डायरेक्ट रिलेशन के अंदर होनी चाहिए, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट के। ये बेसिकली इसकी कंडीशन के अंदर आता है और इसको हम आगे जब कंडीशन देख रहे होंगे तो वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ इसको जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है, यानी कि इसकी डेफिनेशन यहाँ पे बताई हुई है जो इन्हीं दो कंडीशंस को यूज़ करते हुए बताई हुई है कि ये एक वाइब्रेटरी मोशन होती है। वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है कि जिसके अंदर एक फिक्स पॉइंट होता है, या तो बॉडी उसके गिर्द जो है वो टू एंड फ्रो मूव करे या फिर बैक एंड फोर्थ मूव करे। और काफ़ी सारी एग्जांपल्स वाइब्रेटरी मोशन की हमने पिछली वीडियो के अंदर देख ली थी। तो उसके अंदर क्या हो कि जो बॉडी परफॉर्म कर रही है मोशन उसकी एक्सेलरेशन डायरेक्ट रिलेशन में होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट हमने क्या देखी थी पीछे कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास मीन पोजीशन से, अगर पेंडुलम की ही एग्जांपल लें, पेंडुलम को थोड़ा सा हमने जो पीछे डिस्कस किया हुआ था चीज़ों को समझने के लिए, और यहाँ पे जो है वो हम लोग इसकी जो एग्जांपल आएगी सिंपल पेंडुलम उसके अंदर मज़ीद डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीज़ें हो कैसे रही होती हैं या फिर ये जो पेंडुलम है ये मूव कैसे कर रहा होता है। तो डिस्प्लेसमेंट को देखने के लिए हमने क्या बताया था कि मेन पोजीशन से जितना भी डिस्टेंस कोई बॉडी ऊपर की तरफ आगे की तरफ जो है मूव करती है इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अगर इस वाली चीज़ की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था वो ये था कि ये मेन पोजीशन है और इस मेन पोजीशन से जितना ये बॉडी ऊपर की तरफ मूव किया है इसने, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होती है एक्स। तो बोल रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है हमारे पास मूविंग बॉडी की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि ये जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट आप दोगे, इसकी जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी मेन पोजीशन से उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन की वैल्यू जो बढ़ेगी। यानी कि आप जितना ज़्यादा इसको डिस्प्लेस करो मेन पोजीशन से, इस एक्स की वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ी आएगी, और जब उसको छोड़ोगे तो वो उतनी ज़्यादा स्पीड के साथ, उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन के साथ जो है वो मूव करेगा। ये तो सिर्फ पेंडुलम की एग्जांपल हो गई। हमारे पास ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर जो हमारे पास एक्सेलरेशन होती है मूविंग बॉडी की वो डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाने से ज़्यादा होती है। आप डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा खींचोगे, जितना ज़्यादा करोगे, आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू उतनी ज़्यादा आएगी। इसको मज़ीद डिटेल के अंदर हम सिंपल पेंडुलम वाली एग्जांपल के अंदर और स्प्रिंग के अंदर देखेंगे कि ये जो हमारे पास रिलेशन आता है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट रिलेशन के अंदर कैसे है, तो इन दोनों के अंदर मज़ीद डिटेल के अंदर भी देख लेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये एक चीज़ हो गई हमारे पास कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट के, कि जितना ज़्यादा डिस्प्लेस करो उतनी ही ज़्यादा एक्सेलरेशन उसके अंदर प्रोड्यूस हो बॉडी के अंदर। और दूसरी बात भी एक्सेलरेशन से ही रिलेटेड है कि ये ऑलवेज डायरेक्टेड होनी चाहिए टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। अब ये वाली जो चीज़ है ये वाइब्रेटरी मोशन को ही शो कर रही है। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मेन पोजीशन की तरफ होगी तभी तो वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगी। वो कैसे कि फ़र्ज़ करो कि ये हमारे पास वही पेंडुलम है और इसकी जो है वो ये मोशन है। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बोले मेन पोजीशन की तरफ होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये कि ये जो बॉडी है ये हमेशा मेन पोजीशन की तरफ आए, जहाँ भी जाए ये मेन पोजीशन की तरफ डायरेक्ट हो, यानी कि जो फोर्स इसके ऊपर लग रही हो या फिर जो इसकी एक्सेलरेशन हो वो मेन पोजीशन की तरफ हो। तो यही तो चीज़ है जो इसको वाइब्रेटरी मोशन बनाती है। आप ये वाली एग्जांपल लो या फिर हमारे पास जो स्प्रिंग है उसकी एग्जांपल लो,
तो स्प्रिंग की एग्जांपल के अंदर भी देखोगे कि आप अगर इसको इस तरह से डिस्प्लेस करो अपनी पोजीशन से, तो वो कुछ इस तरह से मूव करेगा, इस तरह से। ये मेन पोजीशन है और इसे हम लोग वाइब्रेटरी मोशन भी बोलते हैं या फिर टू एंड फ्रो मोशन भी बोलते हैं। तो ये मेन पोजीशन है, आपने इसको डिस्प्लेस किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो वैल्यू वो एक्स आई डिस्प्लेसमेंट। अब दोनों चीज़ें इससे जो है वो मज़ीद क्लियर आसानी से जो हम लोग समझ सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के। तो इसको आप जितना ज़्यादा डिस्प्लेस करोगे, एक्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ाओगे, आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो उतनी ही ज़्यादा आनी चाहिए अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये। तो अगर आप इसको देखो कि हम इसको यहाँ से खींचें और लेके जाते जाएं तो एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो ये ज़्यादा एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। आप शुरू में यहाँ तक लाओ, छोड़ो तो ये मूव करेगा। डिस्प्लेसमेंट को बढ़ा दो और छोड़ो तो ये ज़्यादा तेज़ी से या फिर ज़्यादा एक्सेलरेशन के साथ जो है मूव करेगा। इसका मतलब इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। इसके बाद आपने दूसरी चीज़ जो है वो ये चेक करनी है कि हमारे पास जो डायरेक्शन आ रही है एक्सेलरेशन की, वो मेन पोजीशन के टुवर्ड्स द मेन पोजीशन है या फिर नहीं है। अगर है तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और यहाँ पे अगर देखें तो इस बॉडी की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द मेन पोजीशन होती है। चाहे इस पॉइंट के ऊपर जाए बॉडी, चाहे इस पॉइंट के ऊपर जाए, वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ ही डायरेक्टेड होती है। जैसे ये यहाँ जाएगी, ये मेन पोजीशन की तरफ जो है वापसी आएगी, फिर यहाँ जाएगी मेन पोजीशन की तरफ जो है वापसी आएगी। उसका मतलब जो इसकी डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द मेन पोजीशन होगी, चाहे ये यूँ मूव कर रही हो चाहे ये यूँ मूव कर रही हो, यानी कि वापसी मेन पोजीशन की तरफ ही आएगी। इसी के इर्द गिर्द जो है इस तरह से मूव करेगी। तो इसलिए इसके साथ जो है यहाँ पे एक माइनस भी लगता है, जो कि ये बता रहा होता है कि जो बॉडी है वो जा रही तो इस तरफ है लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो इस तरफ लग रही है, यानी कि मोशन और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। ये बताने के लिए यहाँ पे माइनस का साइन भी लगता है। तो ये वाली चीज़ जब हम लोग इसको और साथ ही साथ इसको परफॉर्म करेंगे एग्जाम्पल के अंदर, डिटेल के अंदर देखेंगे। अभी सिर्फ अगर कंक्लूड करें कि हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है वो क्या होती है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक टाइप है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन की, जिसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो बॉडी वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है उसकी एक्सेलरेशन डायरेक्ट रिलेशन में होनी चाहिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के, और साथ ही साथ जो है वो डायरेक्टेड होनी चाहिए टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। तो ये कंडीशन है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सेम उसी तरह जिस तरह हमने ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ी थी, तो उसके अंदर ये देखा था कि हमारी जो मोशन होती है वो ट्रांसलेटरी मोशन तब कहलाती है कि जब बॉडी का हर पार्ट इक्वल डिस्टेंस जो वो ट्रैवल करे। तो इसी तरह यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए भी हमारे पास कुछ इसकी कंडीशन थी, और कंडीशंस के अंदर इनकी दो चीज़ें जो है वो मज़ीद ऐड हो रही हैं, यानी कि ये और ये चीज़ जो है वो हमने डेफिनेशन के अंदर ही देख ली। डेफिनेशन के अंदर ही देख ली कि ये वाली दोनों कंडीशन जो है वो अगर होंगी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी हमारे पास। तो मज़ीद हमारे पास कंडीशंस हैं, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करवाने के लिए लाजमी होती हैं। इनके बगैर जो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म नहीं हो सकती। तो सबसे पहली कंडीशन हमारे पास क्या है कि देयर मस्ट बी इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स, कि हमारे पास जिस सिस्टम के अंदर या फिर जहाँ पे हमारी बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसके अंदर इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स का होना लाजमी है, तभी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो परफॉर्म हो पाएगी। इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या कि वो फोर्स जो उस बॉडी को वापसी अपनी मेन पोजीशन की तरफ खींचे, अगर ये मौजूद नहीं होगी तो जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है या फिर वाइब्रेटरी मोशन है वो परफॉर्म नहीं करवा सकते आप। फ़र्ज़ करो कि हमारे पास जो है ये एक स्प्रिंग है और यहाँ पे जो है वो इसके मास अटैच हुआ है, और आप इसको जो है वो डिस्प्लेस करवाओ, यहाँ तक आपने जो है वो इसकी एक्सटेंशन करवा दी, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया। अब फ़र्ज़ करो कि ये जो स्प्रिंग है अगर यहाँ पे मौजूद ना हो तो क्या होगा, ये जो बॉडी है ये मूव कर पाएगी मेन पोजीशन के अराउंड या मेन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो? कभी नहीं करेगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये स्प्रिंग है इसके अंदर इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स होती है। ये हमने चैप्टर नंबर 10 के अंदर पढ़ा था जब हम लोग हेलिकल स्प्रिंग को देख रहे थे या फिर इलास्टिसिटी को देख रहे थे, तो उसके अंदर इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स देखा था। और इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो कि हमारे पास बॉडीज़ को वापसी अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर लेके आती है। वो फोर्स जो कि बॉडीज़ को अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर वापसी लेके आए, इसे हम लोग इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो क्या होगा कि जब हम लोग स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, स्प्रिंग की जो ये हमारे पास शेप है इसको खींचेंगे, बढ़ाएंगे, तो क्या होगा कि इसके अंदर
एक इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगी, और जैसे ही हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो ये जो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स है जो स्प्रिंग के अंदर मौजूद होती है, इस वाली बॉडी को खींचेगा वापसी मेन पोजीशन की तरफ, और फिर ये यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ पे रुकेगा नहीं, पीछे चले जाएगा और इस तरह से जो मूव करना स्टार्ट कर देगा। इसकी जो मोशन है वो हम लोग मज़ीद इसकी एग्जांपल के अंदर जो डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स को हम लोग देख रहे हैं कि इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स अगर ना हो तो जो बॉडी है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म नहीं करेगी। इसी तरह अगर पेंडुलम की भी एग्जांपल आप देख लो तो इस केस के अंदर जो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब इसको अगर हम लोग यहाँ पे लेके जा रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो ये किस वजह से नीचे आ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो, ग्रेविटेशनल फोर्स जो यहाँ पे इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पे काम कर रही है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होगी तो ये जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम है ये इस तरह से वाइब्रेट नहीं कर पाएगा और ना ही सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है इसके अंदर प्रोड्यूस हो पाएगी। तो लाजमी तौर पे इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स का होना लाजमी है। जिस सिस्टम के अंदर या फिर जिस स्पेस के अंदर हमारे पास कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है या फिर उसको आप करवाना चाह रहे हो, तो लाजमी तौर पे आपको इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स वहाँ पे देनी पड़ेगी या फिर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स वहाँ पे मौजूद होना लाजमी होता है। इसके बाद एक और चीज़ जो हमारे पास इनर्शिया है। इनर्शिया हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर काफ़ी डिटेल, चैप्टर नंबर 4 के अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर पढ़ा था। आज जब हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ रहे थे, तो इनर्शिया क्या होता है? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है बॉडीज़ के अंदर जो उन्हें रेस्ट के अंदर आने से रोकती है। अगर वो मोशन के अंदर है तो ये जो प्रॉपर्टी इनर्शिया की ये चाहेगी कि जो बॉडी है वो मोशन के अंदर ही रहे, रेस्ट के अंदर ना आए। मतलब जब आप स्टेट को चेंज करना चाह रहे होंगे, यानी कि मोशन से रेस्ट के अंदर जाना चाह रहे होंगे, तो ये जो इनर्शिया ये रेजिस्ट करेगा। इसी तरह अगर आप रेस्ट में और मोशन में जाना चाह रहे हैं तो तब भी ये स्टेट को चेंज करने के ऊपर रेजिस्ट करेगा कि आप रेस्ट के अंदर ही रहें, मोशन के अंदर न जाएं। इसकी एग्जांपल हमने इस तरह से ली थी कि आप अक्सर बाइक वगैरह चलाते हैं या फिर बस के अंदर बैठे होते हैं, तो रेस्ट से जैसे ही आप मोशन के अंदर जाते हो तो एक जर्क फील करते हो पीछे की तरफ कि बस में बैठे हो और जो हमारे पास ड्राइवर है वो एक्सेलरेटर दबाए, यानी कि मूव करना जो स्टार्ट करे, तो आपको पीछे की तरफ एक जर्क लगता है। तो वो आपका इनर्शिया होता है जो आपको रोक रहा होता है कि आप मोशन में ना जाए। इसी तरह मोशन में और डायरेक्ट रेस्ट में आने की कोशिश करेंगे तो तब भी हमारे पास जो इनर्शिया है आपका ये आपको रोकेगा, यानी कि आपको आगे की तरफ एक जर्क महसूस होगा और वो भी हमारे पास इनर्शिया होता है। तो सिंपली इनर्शिया क्या है? एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो स्टेट को जब भी चेंज कर रहा होता है, कोई चीज़ स्टेट के अंदर जब भी चेंज आ रहा होता है तो ये उसको रेजिस्ट करता है, और इसका होना भी लाजमी है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करवाने के लिए। और इनर्शिया अगर ना हो तो क्या होगा? सबसे पहले तो आप इस तरह से समझें कि इनर्शिया ना होने का मतलब क्या है कि एक फास्ट मूविंग जो है वो कार आ रही है, पूरी स्पीड के अंदर बहुत तेज़ी से जो है वो एक कार आ रही है, और आपने जैसी ब्रेक लगाई वहीं पे रुक गई, इस तरह से उसी मोमेंट के ऊपर स्टॉप हो जाए। ये इनर्शिया ना होने की एग्जांपल है। और इसी तरह एक जो रुकी हुई कार है वो अचानक से बुलेट की स्पीड से जो तेज़ मूव करना स्टार्ट कर दे, तो लाजमी तौर पे नेचर के अंदर हम ऐसी एग्जांपल नहीं देखते। मतलब हम इस तरह से देखते हैं कि जो स्पीड है वो आस्ता आस्ता जो वो तेज़ होती है, यानी कि वो इनर्शिया होता है जो कि रोक रहा होता है और फिर करते करते जो है आस्ता करते करते आपकी जो मोशन है वो तेज़ होती है। मतलब आप ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जो है वो बुलेट की स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर दें। और इसी तरह चलती हुई कोई चीज़ है, फास्ट बहुत तेज़ चलती हुई चीज़ है, आप उसको रोकना चाहो, आप ब्रेक दबाओ, उधर ही रुक जाए, ऐसे भी नहीं होता। बल्कि क्या होता है कि हम ब्रेक लगाते हैं और आस्ता करते जो है वो मतलब फ़र्ज़ करो कि यहाँ से आपने ब्रेक लगाना स्टार्ट की है, तो क्या होगा कि अच्छा खासा डिस्टेंस जो है आप ट्रैवल करोगे। तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हो ये हमारे पास इनर्शिया की ही वजह से होता है कि आपको यहीं पे ही नहीं रोकता ये, बल्कि आखिरी दम तक जो है ये लड़ता रहता है कि जो हमारे पास स्टेट है मोशन की वो बरकरार रहे, रेस्ट में ना जाए चीज़। तो आस्ता करते फिर जो है वो यहाँ पे रेस्ट के अंदर आता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर इनर्शिया ना हुआ तो क्या होगा कि ये जो हमारे पास बॉब है, जब आप इसको यहाँ से छोड़ोगे तो ये अचानक से आगे यहाँ पे ज़ीरो में हो जाएगा, यानी कि आगे मूव ही नहीं करेगा क्योंकि इनर्शिया ही नहीं है। तो आप जैसे ही इसको छोड़ोगे यहाँ पे आएगा, क्योंकि जो फोर्स है इसके ऊपर वो इस तरह से नीचे की तरफ लग रही है, क्या होगा कि यहाँ पे आके रेस्ट में हो जाएगा। और इसी तरह ये जो चीज़ है ये भी जब आप इसको छोड़ोगे तो जब यहाँ पे आएगा
और फिर यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे आने के बाद जो रुक जाएगा। मतलब इनर्शिया ना होने का मतलब कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो परफॉर्म नहीं हो सकती। और इसी तरह इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स भी ना होने का मतलब ये कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म नहीं हो सकती। तो ये दो चीज़ें हमारे पास जो है वो कंडीशन के अंदर आती हैं। और ये वाली जो चीज़ है ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली कि जो भी बॉडी परफॉर्म कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट के, कि जितना ज़्यादा आप उसको डिस्प्लेस करो, मैं अगर इसको यहाँ तक लेके आ जाऊँ तो इसके अंदर ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ये वाली चीज़ भी हमने देख ली कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली रिलेशन के साथ होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट के। और ये वाली भी देख ली कि एक्सेलरेशन जो है शुड बी डायरेक्टेड ऑलवेज टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, कि जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा मेन पोजीशन के टुवर्ड्स डायरेक्ट होनी चाहिए, या फिर मेन पोजीशन की तरफ उस बॉडी को जो वो आना चाहिए हर बार। ये इसकी मेन पोजीशन है, तो जहाँ भी ये जाएगा ये वापसी मेन पोजीशन की तरफ आएगा, वापसी मेन पोजीशन की तरफ आएगा। तो ये थी हमारे पास 4 कंडीशन। और अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हमारे पास जो मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए ये सब चीज़ें जो है वो लाजमी है कि इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए जिस जगह पे वो बॉडी परफॉर्म कर रही है मोशन को, इनर्शिया होनी चाहिए उस बॉडी का कि जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन में होनी चाहिए, जितना ज़्यादा डिस्प्लेस करो उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, और ये जो एक्सेलरेशन है ये टुवर्ड्स द मेन पोजीशन होनी चाहिए, फिर इसकी जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द मेन पोजीशन होनी चाहिए। तो ये 4 कंडीशन है और इसी से ही हमने मोशन, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को जो यहाँ पे डिफाइन किया था इन 2 कंडीशंस को जो लेते हुए। और अब इसकी एग्जांपल्स कि नेचर के अंदर हम लोग कहाँ कहाँ ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसको देखते हैं। तो सिंपल पेंडुलम जो आगे हम लोग डिस्क्राइब भी करने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरी जो एग्जांपल है वो स्विंग की है, यानी कि झूले की। तो आपने देखा होगा कि इस तरह का जो होता है वो हमारे पास झूला होता है और इसके अंदर जो है वो बच्चा इस तरह से जो है मूव कर रहा होता है। तो ये भी कुछ पेंडुलम की तरह की ही एग्जांपल होती है हमारे पास स्विंग की, झूले की, कि जिसके ऊपर बैठ के हम जो है वो बचपन में इस तरह से झूला खाया करते थे। तो ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अगर इसको देखना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो आप ये देखो कि जितना ज़्यादा डिस्प्लेस करोगे, यानी कि जितना ज़्यादा ऊपर जाओगे उतना ज़्यादा तेज़ी से नीचे आओगे। ये डिस्प्लेसमेंट ये आपकी मेन पोजीशन होती है इसके अंदर, मेन पोजीशन, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसे एक्स बोलते हैं। तो आप जितना ज़्यादा आगे जाओगे उतनी ही ज़्यादा एक्सेलरेशन से जो आप मूव करोगे फिर। तो एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके अंदर भी, और साथ ही साथ जो इसकी डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द मेन पोजीशन होती है। यानी कि चाहे आप यहाँ पे हो चाहे आप यहाँ पे हो, आप यहीं पे ही आओगे, मेन पोजीशन की टुवर्ड्स आपकी डायरेक्शन होगी। यहाँ से मेन पोजीशन की तरफ जाओगे और ऊपर जा रहे होगे तो तब भी आपकी जो डायरेक्शन होगी वो मेन पोजीशन की तरफ होगी। दोबारा नीचे आओगे, फिर ऊपर जाओगे, फिर नीचे आओगे, फिर ऊपर जाओगे, फिर नीचे आओगे, तो मेन पोजीशन की तरफ हमेशा आपकी डायरेक्शन होगी। और इसके अलावा यहाँ पे भी इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स होती है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। यानी कि हम ऊपर जा रहे हैं तो नीचे किस वजह से आ रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसी फोर्स होगी जो उस हमें दोबारा मेन पोजीशन की तरफ जो वो खींच रही होगी, तो वो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स होगी। इसी तरह जो हम है, हमारा इनर्शिया होता है। तो हम झूले के ऊपर बैठे हैं और झूला खा रहे हैं तो हमारे पास इनर्शिया है, तो इनर्शिया भी है, ये सब चीज़ें। तो इसका मतलब इसकी जो स्विंग है, इसकी जो मोशन होती है वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। इसी तरह जो स्ट्रिंग ऑफ गिटार होते हैं हमारे पास, यानी कि गिटार के जो स्ट्रिंग होते हैं, धागे होते हैं, उसको भी हम जो मूव करवाते हैं या फिर वो जिस तरह से मूव कर रहे होते हैं वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही एग्जाम्पल है। अब इन दोनों की बारी आती है, सिंपल पेंडुलम की और ये जो हमारे पास स्प्रिंग है इसकी। तो सबसे पहले सिंपल पेंडुलम को देखते हैं कि इसकी जो मोशन है वो किस तरह से हो रही होती है, और फिर हम लोग जो है वो बढ़ेंगे अपने दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर जो स्प्रिंग है। तो बढ़ते हैं सिंपल पेंडुलम की मोशन के ऊपर और इसको डिटेल के अंदर देखते हैं। जी, तो ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम है और साथ ही साथ जो है वो इसकी मोशन जो है पूरी उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो सिंपल पेंडुलम को पहले हमने काफ़ी पिछली वीडियो के अंदर भी और इससे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर भी अच्छा खासा डिस्कस कर लिया है। तो ये इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी इसको समझने में, मतलब काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो सिंपल पेंडुलम हमारे पास क्या होता है, इज़ कंसिस्ट ऑफ अ पॉइंट मास। जैसे कि हमने बताया था कि जो सिंपल पेंडुलम होता है वो कुछ भी नहीं होता, एक पॉइंट मास होता है हमारे पास जिसको हम लोग बॉब बोलते हैं,
और उसे हम लोग क्या करते हैं कि सस्पेंड कर देते हैं बाय अ वेटलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, कि हमारे पास एक स्ट्रिंग हो, धागा हो, जो वेटलेस हो और साथ ही साथ इनएक्सटेंसिबल हो, यानी कि जो खिंचा ना जा सकता, उसके अंदर स्ट्रेचिंग की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी ना हो, और वेटलेस हो, ऐसा हम लोग सिर्फ आइडियली सोच सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा निग्लिजिबल उसका वेट हो। तो ऐसा स्ट्रिंग हो, उसके साथ हम लोग एक पॉइंट मास को कनेक्ट कर दें, अटैच कर दें और इसे जो है वो सस्पेंड कर दें फिक्स्ड सपोर्ट के साथ। ये हमारे पास फिक्स्ड सपोर्ट है, जिसे आप रूफ भी बोल सकते हो, यानी कि छत, या फिर कोई सी भी फिक्स सपोर्ट हो, इसके साथ आप जो है वो ये धागा बांध दो। तो ये हमारे पास जो एक पेंडुलम बनाता है। तो ये सिंपली डेफिनेशन हो गई हमारे पास सिंपल पेंडुलम की। अब ये वर्क कैसे करता है? तो वर्किंग के लिए इसकी सबसे पहले हमें पता है कि ये जो है वो हमारे पास मेन पोजीशन होती है, और इस पॉइंट को आप बोल दो कि ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट ओ है, जिसके ऊपर इनिशियली ये जो ये पड़ा हुआ होगा। फिर ये वाला पॉइंट जो है इसको आप बोल दो कि ये पॉइंट ए है, और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास पॉइंट बी है। तो सारा जो है वो यहाँ पे बताया हुआ है कि इसके अंदर इसकी जो मोशन है वो किस तरह से होगी, क्या होगा पहले, बाद में क्या होगा। तो पढ़ के इसको जो वो समझते हैं। तो बोल रहे हैं कि जो हमारे पास बॉब है, ये वाला, ये जो पॉइंट मास है, इसे अगर हम लोग डिस्प्लेस करें फ्रॉम ओ, ये जो हमारे पास पोजीशन है ओ वाली, इसकी ओरिजिनल पोजीशन, अगर इस पोजीशन से हम इस बॉब को डिस्प्लेस करें टू ए, इस पॉइंट से अगर हम लोग इसको ले जाएं यहाँ पॉइंट ए तक, तो क्या होगा, एंड अलाउड टू गो, यहाँ पे उठा के लेके जाए और छोड़ दें, इसको अलाउ करें कि ये नीचे की तरफ आए, तो फिर क्या होगा, इट विल मूव टू ओ। ये दोबारा से क्या होगा कि वापसी ए से नीचे की तरफ आएगा ओ तक। ओ तक आने के बाद क्या होगा, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, मतलब अगर इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करें और छोड़ें, तो ये क्या होगा इसके साथ कि ओ पे आएगा, और ओ पे किस वजह से आएगा, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी कि इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स जो इसको वापसी अपनी तरफ खींच रही है। तो ये ए से दोबारा ओ की तरफ आ जाएगा, बट विल नॉट स्टॉप देयर। लेकिन हमें पता है कि ओ के ऊपर आने के बाद स्टॉप नहीं होगा यहाँ पे। क्यों? इनर्शिया की वजह से, ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि इसके पास इनर्शिया है। इसका इनर्शिया जो है उसको रेस्ट में आने से रोकेगा, और रेस्ट में आने से रोकने से क्या होगा कि ये बजाय यहाँ पे रोकने के मूव कर जाएगा आगे। और वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि इंस्टेड इट विल गो टू द पॉइंट बी। इनर्शिया की वजह से जब हम इसको छोड़ेंगे, ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ओ पे आएगा। ओ पे आके रुकेगा नहीं, बल्कि क्या होगा कि ये बी की तरफ चला जाएगा ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया जो है इसको रुकने नहीं देगा यहाँ पे, तो ये बी की तरफ चला जाएगा। फिर जब ये पॉइंट बी की तरफ जा रहा होगा तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा होगा, यानी कि ये टुवर्ड्स द ग्रेविटी आ रहा है नीचे की तरफ, और ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, यानी कि ग्रेविटी की अगेंस्ट ऊपर की तरफ। हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये देखा था कि अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी होती है, और अगर नीचे की तरफ आ रही हो टुवर्ड्स द ग्रेविटी तो वो हमारे पास अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी या फिर टुवर्ड्स द ग्रेविटी होती है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि यहाँ से छोड़ा, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी यहाँ तक आया, इनर्शिया की वजह से रुका नहीं, बी तक चला गया, और बी तक जो जा रहा है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है। तो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करने का मतलब क्या कि ये डी एक्सेलरेट होगा, यानी कि इसकी वेलोसिटी के अंदर डिक्रीज आएगा। फिर आस्ते आस्ते करते करते क्या होगा कि यहाँ से पहुँचते पहुँचते इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी इस पॉइंट बी के ऊपर जाके। वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सो इट्स वेलोसिटी विल बिकम 0, आस्ते आस्ते जो भी डिक्रीज होते होते इसकी 0 हो जाएगी, एंड देन अगेन इट विल मूव बैक टू ओ। फिर क्या होगा कि फिर जब इसकी वेलोसिटी यहाँ से 0 होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे की तरफ खींचेगी दोबारा से, और फिर ये बी से जो ओ की तरफ आएगा इस तरह से अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। फिर क्या होगा कि ये दोबारा से ओ के ऊपर जाके स्टॉप नहीं होगा, बल्कि वहाँ से दोबारा पहुँच जाएगा ए के ऊपर, वही इनर्शिया की वजह से कि बी से जब नीचे आएगा तो यहाँ पे फिर इसको इनर्शिया इसको रोकने नहीं देगा, ये दोबारा से ए की तरफ चला जाएगा। हेयर इट्स वेलोसिटी अगेन बिकम 0, मतलब यहाँ से जब ये ओ की तरफ जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी के अंदर इंक्रीज आ रहा है, क्योंकि टुवर्ड्स द ग्रेविटी ये मूव कर रहा है, ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है तो इसकी वेलोसिटी आस्ते आस्ते इंक्रीज होगी, और होते होते यहाँ पे आएगी तो इनर्शिया इसको रोकने इसको अब जो है वो रुकने नहीं देगा यहाँ पे, और फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा, फिर इसकी वेलोसिटी जो है वो आस्ते आस्ते करते करते डिक्रीज होगी और ए पे पहुँच के जो वो 0 हो जाएगी। और जब इसकी वेलोसिटी दोबारा से 0 हो जाएगी, इट विल गो बैक टू ओ, फिर दोबारा से ये ओ की तरफ आएगा, और फिर ओ पे रुकेगा नहीं, दोबारा बी पे जाएगा,
और फिर इसी तरह से करते 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 ये जो हमारे पास मोशन है ये कंटिन्यू रहेगी और ये इस तरह से वाइब्रेट करता रहेगा मेन पोजीशन के गिर्द, इस तरह से मूव करता रहेगा। और वही बात आगे लिखी हुई है कि जब ये O के ऊपर जाएगा और फिर दोबारा से जो है वो B के ऊपर जाएगा, और ये वाला जो प्रोसेस है, ये जो इसकी मोशन है, ये कंटिन्यू रहेगी अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। अब यहाँ से जो है वो कुछ यहाँ पे हमने पोस्टुलेट या फिर कुछ जो है हमने पॉइंट्स निकाले जो ऑब्जर्व करने के बाद जो हमने देखे हैं। और वो पॉइंट क्या है कि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है O to A या फिर O to B। O से अगर A की तरफ जा रही है बॉडी या फिर O से B तक जा रही है, क्योंकि ये दोनों जो मोशन है अगेंस्ट द ग्रेविटी है, यानी कि इस तरह से ग्रेविटी नीचे की तरफ होती है जबकि ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे इनकी वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है कि इनकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, आस्ता 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 डिक्रीज़ हो रही है। O पे या A पे या फिर B पे पहुँचते तो इनकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है। तो यूँ भी डिक्रीज़ हो रही है, यूँ भी डिक्रीज़ हो रही है। दूसरा क्या है कि वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है फ्रॉम A to O या फिर B to O। इसकी जो डायरेक्शन है अगर ये इस तरह से आए, यानी कि ये वाली मोशन अगर देखें इसकी कि A से O की तरफ आए या B से O की तरफ आए, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती है, क्योंकि ये टुवर्ड्स द ग्रेविटी मूव कर रहा होता है। तो टुवर्ड्स द ग्रेविटी मूव करने की वजह से इसकी जो वेलोसिटी वो आस्ता आस्ता इंक्रीज़ होती जाती है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक भी वेलोसिटी के अंदर इंक्रीज़ आएगा और यहाँ से यहाँ तक भी जो है वेलोसिटी के अंदर इंक्रीज़ आएगा अगर सिर्फ और सिर्फ ये वाली मोशन देखें या फिर सिर्फ और सिर्फ ये वाली मोशन देखें। तो ये दो पॉइंट हैं। तीसरा पॉइंट जो हमें क्या बता रहा है कि मोशन फ्रॉम A to B एंड अगेन B to A इज़ अ वाइब्रेशन। मोशन आप अगर देखो A से लेकर पूरा B तक और फिर B से लेकर A तक, तो ये हमारे पास एक वाइब्रेशन होती है। और ये हमने चैप्टर नंबर जब इसकी पहली वीडियो देख रहे थे, हम लोग टर्म्स देख रहे थे, तो उसी के अंदर जब हमने वाइब्रेशन को डिस्कस किया था तो इसी की एग्जांपल ली थी पेंडुलम की, कि यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ कंप्लीट राउंड ट्रिप या फिर कंप्लीट जो है वो जब बंदा अपनी इनिशियल पोजीशन से साइकिल कंप्लीट करता है अपना, तो उसे हम लोग वाइब्रेशन बोलते हैं, एक वाइब्रेशन। तो इस पेंडुलम की वाइब्रेशन एक क्या होगी कि यहाँ से स्टार्ट हो A से B तक जाए और फिर B से जो है A तक जाए वापसी, इसे हम लोग एक वाइब्रेशन बोलेंगे इस पेंडुलम की। तो ये एक वाइब्रेशन है। टाइम फॉर दिस वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। दोबारा से वही वाली बात टाइम पीरियड की कि यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी टाइम लगेगा इस पेंडुलम को, वो इस पेंडुलम का टाइम पीरियड कहलाएगा। और ये भी हमने उस डेफिनेशन के अंदर देखा था टाइम पीरियड की कि टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन जो होता है वो हमारे पास टाइम पीरियड होता है। तो ये एक वाइब्रेशन करने के लिए जितना टाइम लगेगा वो इस पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा। इसके बाद एम्पलीट्यूड इज़ O to A या फिर O to B का जो डिस्टेंस है हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है ये एम्पलीट्यूड है x0, क्योंकि ये एक्सट्रीम पॉइंट है। तो O से लेकर एक्सट्रीम पॉइंट तक जो होता है हमारे पास वो उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। सारी की सारी वही चीज़ें जो हमने पहली वाली क्लास के अंदर डिस्कस की थी। और या तो फिर आप यहाँ से ये भी ले सकते हो, क्योंकि ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है और ये दोनों की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। x0 बोलेंगे इसको भी, चूँकि x0 से ही हम लोग शो करते हैं हमारे एम्पलीट्यूड को। इसके बाद जो है वो हमारे पास बोलने की पोटेंशियल एनर्जी जो होगी मैक्सिमम होगी एट आइदर A और B। ये जो हमारे पास पॉइंट A है और पॉइंट B है, इसके ऊपर जो हमारे पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी इस बॉब की वो मैक्सिमम होगी। फ़र्ज़ करो कि ये हमारे पास ज़मीन है या फिर ग्राउंड है, और पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या पढ़ा था कि ग्राउंड से लेकर जितना भी ऊपर डिस्टेंस होता है उसकी वजह से होती है, यानी कि पोजीशन की वजह से होती है। जितनी ज़्यादा हाइट के ऊपर कोई चीज़ होगी उतनी ज़्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी किस किस पॉइंट के ऊपर होगी? ये वाले पॉइंट के ऊपर ज़मीन से और ये वाले पॉइंट के ऊपर, यानी कि ये दोनों पॉइंट जो वो सेम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो सेम है, सेम हाइट है। तो इस हाइट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। और मिनिमम कहाँ पे होगी? मिनिमम एट ज़ीरो, एट O, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर जो होगी वो मिनिमम होगी, सबसे ज़्यादा कम होगी। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा नीचे जो है पॉइंट है, मतलब सबसे ज़्यादा कम हाइट जो होगी वो यहाँ पे हमारे पास ये वाली होगी O के ऊपर। तो इसके ऊपर, इस वाले पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा मिनिमम, सबसे ज़्यादा कम। इन दो पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी हमारे पास पॉइंट O के ऊपर,
इस पॉइंट ओ के ऊपर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास वेलोसिटी की वजह से होती है, मोशन की वजह से होती है बॉडी की। और बोलने की जो ए और बी है इसके ऊपर हमारे पास मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, या फिर दूसरे लफ्ज़ों के अंदर ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ए के ऊपर और बी के ऊपर जो इस बॉब की वेलोसिटी वो ज़ीरो हो जाती है। जब यहाँ से बॉब यहाँ पे आता है तो इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। ज़ीरो वेलोसिटी का मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी ज़ीरो, बॉडी मूव ही नहीं कर रही तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो। और यहाँ से हमने देखा कि इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती है, ए से ओ की तरफ जब आ रही होती है बॉडी, तो इंक्रीज़ होने का मतलब कि ओ पे जो इसकी वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम हो जाती है, क्योंकि इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा इसकी वेलोसिटी की वैल्यू होती है। तो ये कुछ इसके पॉइंट्स थे, और ये था हमारे पास मोशन सिंपल पेंडुलम की। और आखिर में इन्होंने एक बात ये लिखी है, इसको मिटा के हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि जो हमने ऊपर ऑब्जर्वेशन की, ये जो सारी की सारी हमने ऑब्जर्वेशन की है यहाँ पे कि फ्रॉम अबव ऑब्जर्वेशन, ये फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या बात पता लगी है कि एक्सेलरेशन जो होता है इस वाले बॉब का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास एक्स के डिस्प्लेसमेंट के, और साथ ही साथ ऑलवेज डायरेक्टेड होता है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यानी कि इसकी जो आपको प्रूव है वो सिर्फ ये चीज़ें बता के यहाँ पे डायरेक्ट देती है। फर्स्ट ईयर के अंदर इसका प्रूफ भी है, यानी कि पूरी आप इस फोर्स को, इसके वेट के फोर्स को रिजॉल्व करने के बाद अच्छा खासा पूरा ड्राइव करके लेके आओगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक आसानी ये दी है कि डायरेक्ट बता दिया कि ऊपर जो हमने ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन की, इससे ये बात सामने आई कि जो हमारे पास ये एक्सेलरेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के, और ऑलवेज डायरेक्टेड। ये जो नेगेटिव साइन है यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन है ये टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, मतलब बॉडी इस तरफ जा रही है और जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ लग रही है, इस तरफ। तो इसलिए एक नेगेटिव का साइन यहाँ पे आ रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को शो करने के लिए लगाया हुआ है। तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हमने इसकी डेफिनेशन के अंदर भी देख लिया था सिंपल हार्मोनिक मोशन की, कि आप जितना ज़्यादा इसको डिस्प्लेस करोगे उतना ही ज़्यादा इसके अंदर एक्सेलरेशन आएगी, और डायरेक्शन भी इसकी जो है वो टुवर्ड्स द मेन पोजीशन है। तो इसलिए इससे ये पता लगा कि हमारे पास जो इसकी देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम की जो हमारे पास मोशन है इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि ये वाली हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और यहाँ पे इनर्शिया भी है इसके पास, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स भी है, तो सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसलिए जो ये वाली हमारे पास मोशन है सिंपल पेंडुलम की, हम बोलते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब इसके दो फार्मूले भी हैं, इसके टाइम पीरियड के और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी के, जो उन्होंने ड्राइव तो नहीं करवाए, ना ही समझाए, डायरेक्ट दे दिए कि अगर आपको कहीं पे आगे यूज़ करना हो तो आप कर लेना। यानी कि टाइम पीरियड का भी फार्मूला उन्होंने डायरेक्ट दे दिया, और साथ ही साथ वेलोसिटी का भी फार्मूला, फ्रीक्वेंसी का भी फार्मूला जो है वो दे दिया है। तो टाइम पीरियड का क्या फार्मूला दिया हो, ये डायरेक्ट दिया हो, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है। तो हमें भी डेरिवेशन के अंदर जाने की जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है अभी, सिर्फ इसका फार्मूला जो है वो याद दिलाने के लिए याद कर लो। अगर आगे प्रॉब्लम्स के अंदर आ गए तो आप डायरेक्ट जो है इस्तेमाल कर लेना कि टाइम पीरियड जो है इस पेंडुलम का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लग रहा है एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में, वो आप कैसे निकाल सकते हो। उसका जो फार्मूला है वो है 2πL/g और इसका अंडर रूट, ये टाइम पीरियड का फार्मूला है। और इसी को देखते हुए हम फ्रीक्वेंसी का फार्मूला भी जो है वो बना सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू थी, या फिर इसका जो फार्मूला था, हमने क्या देखा था कि ये 1/टाइम पीरियड के इक्वल होता है। तो अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 इसको पलटे और ये वाली चीज़ भी पूरी पलट जाएगी, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल आएगा इसको पूरे को पलटने से, इसकी वैल्यू पूरी पलट दो, यानी कि 1/2π हो जाएगा, और g ऊपर चला जाएगा और l जो है वो नीचे आ जाएगा, और अंडर रूट। तो ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये भी हमने उसके अंदर देखी थी कि 1 सेकंड के अंदर ये जो हमारे पास बॉब है ये कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है, उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और जो टाइम पीरियड है उसका मतलब ये है कि ये जो एक वाइब्रेशन है वो कितने सेकंड के अंदर कर रहा है ये पेंडुलम। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला था टाइम पीरियड का भी और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी का भी। और ये थी पहली एग्जांपल सिंपल पेंडुलम की।
जिसके अंदर हमने ये प्रूफ किया कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ही परफॉर्म कर रहा होता है। तो बढ़ते हैं अब दूसरी चीज़ के ऊपर, जो कि हमारे पास स्प्रिंग है, और वो भी कुछ इसी तरह से ही है, यानी कि वो भी आसान ही है, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो देखते हैं कि उसकी जो मोशन है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे है। उसका बेसिकली इन्होंने जो है वो प्रूफ भी दिया हुआ है, यानी कि मैथमेटिकली हम प्रूफ करके लेके आएंगे। और उसके लिए आपको जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था हेलिकल स्प्रिंग वाले टॉपिक के अंदर, हुक्स लॉ वाला, उसकी जो एक्सप्रेशन है वो याद होनी चाहिए कि F जो होता है वो इज इक्वल्स टू माइनस का K इंटू एक्स, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट जो कि K होता है, यानी कि वो वाला जो उसकी एक्सप्रेशन आई थी मैथमेटिकल, वो आपको याद होनी चाहिए। तो ये वाला हम लोग जो यहाँ पे स्प्रिंग वाला स्टार्ट करते हैं अभी जी। तो ये हमारे पास जो है वो स्प्रिंग का केस है, और इस स्प्रिंग के केस के लिए जो हमारे पास हुक्स लॉ था, उसके बाद जो एक्सप्रेशन बनी थी वो आपको पता होनी चाहिए कि अगर हम फोर्स को देखना चाहें, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स को, कि जब कोई स्प्रिंग स्ट्रेच किया जाता है या फिर उसके साथ मास सस्पेंड किया जाता है, तो वो जो फोर्स है वो किस तरह से निकाली जाती है, उसकी एक जो है हमने मैथमेटिकल फॉर्म बनाई थी हुक्स लॉ के अंदर। तो वो भी जो है वो यहाँ पे रिवाइज भी कर लेंगे, और आप जो है वो अगर खुद से पहले जो है वो सारे आप देखना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमें ये बता रहे हैं कि आप कंसिडर करो कि एक मास है जो हमने अटैच किया हुआ है फ्री एंड ऑफ स्प्रिंग। एक एंड जो है ये इसका फिक्स है स्प्रिंग का, यानी कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, इलास्टिक स्प्रिंग है, उसका एक एंड जो है हमने फिक्स किया हुआ है, और दूसरे एंड के ऊपर जो है वो m मास का एक ऑब्जेक्ट है या फिर एक बॉडी है, उसको अटैच कर दिया है ऑफ इलास्टिक स्प्रिंग। ये इलास्टिक स्प्रिंग है। इफ़ बॉडी इज़ डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, अगर इस बॉडी को इसकी मेन पोजीशन से, जो कि फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे है कहीं पे, इसकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाए, इसको दरमियान में बना लो, दरमियान में इसको बना लो कि ये वाली जो है हमारे पास इसकी मेन पोजीशन है, और अगर इससे इसको डिस्प्लेस किया जाए तो क्या होगा, फ़र्ज़ करो कि ये हमने जो है वो डिस्प्लेसमेंट दी x नॉट, यानी कि एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं या फिर इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं कि हमने ये इसकी डिस्प्लेसमेंट दी इसको। तो क्या होगा, अगर हम लोग डिस्प्लेस करेंगे इस बॉडी को इसकी मेन पोजीशन से एंड देन रिलीज़, ये इलास्टिक स्प्रिंग है, इस मास को आप खींचो और खींच के यहाँ तक ले आओ, यानी कि ये दो हमने जो है वो पोजीशंस बनाई हुई हैं, दो जो है वो शक्लें बनाई हुई हैं इसकी, है ये एक ही स्प्रिंग। इसको पकड़ा, खींचा, यहाँ पे लेके आए, और अगर इसको छोड़ें तो क्या होगा कि इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अंडर द एक्शन ऑफ इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे हम लोग छोड़ेंगे तो ये इस तरह से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि ये इसकी जो है वो अब पोजीशन होगी जो कि नीचे हमने बनाई हुई है, और जब इसको छोड़ेंगे तो ये दोबारा से इस पॉइंट के ऊपर आएगा और फिर इस तरफ जाएगा इनर्शिया की वजह से, तो यहाँ पे आ जाएगा, और फिर यहाँ से क्या होगा कि जो फोर्स होगी दोबारा इसको इस तरफ फेंकेगी मेन पोजीशन की तरफ, और फिर ये जो है इसी तरह से मूव करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि यहाँ पे था, हमने छोड़ा, ये यहाँ गया, वापसी यहाँ आया, वापसी यहाँ गया, वापसी यहाँ, वापसी यहाँ, वापसी यहाँ, और इस तरह से जो वाइब्रेट करना इसने स्टार्ट कर दिया इस मेन पोजीशन के अराउंड। अब दिस फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। ये जो फोर्स है इलास्टिक रिस्टोरिंग की फोर्स है, जो कि इसके ऊपर यहाँ से भी लग रही है, यानी कि जब ये इस तरफ जा रहा है और इस तरफ जा रहा है, यानी कि जो इसको वापसी मेन पोजीशन की तरफ खींच रही है, कि चाहे यहाँ पे जाएगा, ये जो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स है इसको यहाँ पे खींचेगी, दोबारा यहाँ आ जाएगा, आपने इनर्शिया की वजह से रुकेगा नहीं, यहाँ पे आ जाएगा, फिर जो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स है इसको दोबारा मेन पोजीशन की तरफ जो है वो पुल करेगी इस तरह से, फिर वहाँ जाएगा, फिर उसको यहाँ, फिर वहाँ जाएगा यहाँ। तो ये जो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स है इसके ऊपर जो लग रही है, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाएगी। फोर्स जहाँ भी लगेगी किसी भी बॉडी के ऊपर वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाती है। न्यूटन का सेकंड लॉ में यही बताता था कि फोर्स जिस भी बॉडी के ऊपर लग रही होगी इसका मतलब कि वो एक्सेलरेट कर रही है। तो इस फोर्स ने क्या किया कि इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की, तभी तो ये इस तरह से मूव कर रहा है। अब बोल रहे हैं कि सपोज करो कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है फ्रॉम एनी इंस्टेंट, यानी कि किसी भी इंस्टेंट के ऊपर हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर लेंगे। फ़र्ज़ करो वो जो बॉडी है यहाँ आ गई या फिर यहाँ आ गई, या फिर किसी भी पोजीशन के ऊपर, किसी भी लम्हे के ऊपर, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो है ये मास मौजूद है, तो उसका जो डिस्टेंस होगा मेन पोजीशन से उसे हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं, तभी यहाँ पे x जो है वो बताया हुआ है।
कि यहाँ से यहाँ तक जो है फ़र्ज़ करो कि है, यानी कि इस इंस्टेंट के ऊपर जो है वो मौजूद है एक्स के ऊपर। तो बोल रहे हैं कि किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जिसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट उसकी कुछ भी हो, उसको उन्होंने जनरलाइज करके एक्स बोल दिया। तो जो वैल्यू है फोर्स की वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वो उसी हुक्स लॉ को इस्तेमाल करते हुए। और जो हुक्स लॉ था उसके अंदर हमने फोर्स का क्या फार्मूला बनाया था, F इज़ इक्वल्स टू माइनस का K इंटू एक्स। यानी कि ये वाला जो फार्मूला बनाया था वो इस तरह से बनाया था कि फोर्स और एक्सटेंशन जो है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जितनी ज़्यादा एक्सटेंशन आप इसके अंदर प्रोड्यूस करोगे, ये जो फोर्स की वैल्यू आएगी रीस्टोरिंग फोर्स, वो उतनी ज़्यादा इसके अंदर होगी। और ये जो K था ये स्प्रिंग कांस्टेंट था, यानी कि हर स्प्रिंग का अपना अपना एक कांस्टेंट होता है, तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। जो नेगेटिव का साइन था ये शो कर रहा था कि जो हमारे पास डायरेक्शन है फोर्स की वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है या फिर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो भी लग रही होती है, ये वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे अगर हम लोग बताएं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ के मुताबिक जो हमारे पास फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है, m इंटू ए के। तो फोर्स की जगह पे m इंटू ए आ जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस का k और साथ में x। और ये जब m इस तरफ जाके डिवाइड होगा इस पूरी वैल्यू से, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा कि a जो है वो इक्वल है माइनस का k इंटू एक्स और अपॉन में m। अब ये जो k है ये कांस्टेंट है, शुरू में ही हमने बता दिया था कि ये जो ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, यहाँ लिख भी दो कि k जो है वो कांस्टेंट है। और जो मास होता है ये भी एक कांस्टेंट होता है, यानी कि इसकी वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं हो रही होती। मास 2 kg रहेगा चाहे जितना भी जो इधर उधर मूव करे, दोनों कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसको क्या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि a जो है वो इक्वल है माइनस का इस पूरी की जगह पे एक और कांस्टेंट, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट की कोई वैल्यू होगी, मास की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास कुछ और एक और वैल्यू आएगी जो कि एक कांस्टेंट ही होगी, यानी कि उसकी वैल्यू भी जो है वो कांस्टेंट होगी। तो दोनों कांस्टेंट है, तो इसकी जगह पे हम लोग यहाँ यूँ लिख सकते हैं कि जो ये रेशियो आएगा हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट का और मास का, ये कांस्टेंट आएगा और साथ में जो है वो x। अब यहाँ पे हम एक बैकवर्ड डायरेक्शन वाला स्टेप करने वाले हैं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं और एक इज इक्वल टू और एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक इज इक्वल टू और एक कांस्टेंट को हटा के प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो वो यूज़ करने वाले हैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू का साइन हटाया और कांस्टेंट हटाया, तो हमारे पास क्या चीज़ रहेगी, एक तो प्रोपोर्शनल का साइन आया और एक नेगेटिव और साथ में x। ये चीज़ आपको याद आ रही होगी कि हमने कहाँ पे पढ़ी थी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन के अंदर, कि एक्सेलरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट के, और जो इसकी डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होनी चाहिए। तो ये इसकी जो है वो हमारे पास कंफर्मेशन है या फिर इसका प्रूफ है या फिर इसकी डेरिवेशन है कि जो हमारे पास स्प्रिंग होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये इसका प्रूफ है जिसको हमने यहाँ से जो है वो निकाला और यहाँ तक करके लेके आए। और आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हैंस प्रूव कि जो हमारे पास स्प्रिंग है ये परफॉर्म करता है, परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इससे ये बात प्रूव हो गई कि जो हमारे पास ये स्प्रिंग होता है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। और फिर सबसे आखिर में इसके भी दो फार्मूले हैं, वही टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के जो उन्होंने दिए हुए हैं, तो उन्हें भी यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, टाइम पीरियड का फार्मूला और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला। तो टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है कि 2 पाई और अपॉन में m अपॉन k और अंडर रूट, ये टाइम पीरियड का फार्मूला है। और टाइम पीरियड का मतलब क्या कि इसकी जो एक वाइब्रेशन होगी, यानी कि यहाँ से ये यहाँ जाए और वापसी यहाँ पे आए, u और फिर u, इसकी एक वाइब्रेशन कहलाएगी। इसको कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगेगा वो इस वाले फार्मूले से निकाल सकते हो। आपको क्या क्या चाहिए, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए और इस बॉडी का मास चाहिए, बस आप इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हो। 2 भी एक कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू ये भी एक कांस्टेंट है 3.142 होती है, तो ये दोनों कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है और k की वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो कि ये कितने सेकंड के अंदर ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा। इसी तरह फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी 1/2 पाई
और अपॉन में ये वाला के ऊपर और एम जो है वो अपॉन में चला जाएगा और अंडर रूट इस तरह से, यानी कि इसको हमने ऑलरेडी दिया क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारे पास 1/t के इक्वल होती है, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है। और इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हमारे पास मास है, ये फिर ये जो स्प्रिंग है, ये जो बॉडी है जो स्प्रिंग के साथ अटैच हुई हुई है, ये 1 सेकेंड के अंदर कितनी वाइब्रेशन कर रही है, इस वाले फॉर्मूले से हम लोग बता सकते हैं। आपको क्या पता होना चाहिए, के की वैल्यू और साथ ही साथ इसका मास जो आपने स्प्रिंग के साथ लगाया हुआ है। स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ऊपर रखो, मास की वैल्यू नीचे रखो, पाई की वैल्यू इसके अंदर डालो, इस पूरे के पूरे इक्वेशन को या फिर इस पूरे के पूरे फॉर्मूले को सॉल्व करो, तो आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कि ये 1 सेकेंड के अंदर कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट कर रहा है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से कितनी वाइब्रेशन जो कंप्लीट कर रहा है। तो ये था हमारे पास स्प्रिंग का टॉपिक, जिसको हमने प्रूव किया कि इसकी जो मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।